Hello everyone, welcome to our channel. Today we will do Order 6 pleadings. In last session we completed Rule 1 to Rule 6 and today we will continue with Rule 7. So let's start our topic. What Order 6 Rule 7 says, it's about Order 6 Rule 7 is about departure. डिपार्चर में क्या बात करते हैं बच्चे, एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं. Suppose it is a plaintiff who has already filed his plaint या pleading has already been filed. ठीक है, plaintiff ने अपनी pleading जो है वो already file कर दी है. Now later on plaintiff wants to add some new pleadings to it. जो भी उन्होंने अपने pleadings plaint submit की है उसमें now he wants to add something. So that this can only be done by the way of amendment. If you want to add something, it is inconsistent with the earlier proceeding, yes, something which is inconsistent with earlier pleading, that also you can do only by the amendment, right? So amendment आपको करवानी पड़ेगी pleading या plaint में, तभी आप कुछ add on कर सकते हैं. और ज़रूरी नहीं है जो भी चीज़ आप add करवा रहे हैं that must be consistent with the pleading one. It can be inconsistent too, और उसके लिए भी आपको अमेंडमेंट की ही ज़रूरत पड़ेगी. If inconsistent pleadings are added, then it will not be allowed because mutually destructive pleadings you cannot add. Any new pleading that you want can be done only by the amendment of the pleadings. You have to do amendments, but try to do कि inconsistency ना हो, क्योंकि वो एक mutually destructive stage आ जाएगी. This what your Rule 7 says, departure. Now move to Order 6 Rule 8. Rule 8 क्या बात करता है? Denial of contract. Suppose कीजिए example, in a suit A claims against B that there was a contract. हमने last example भी लिया था, A और B के बीच में contract होता है. अब यहाँ पर क्या है, A claim कर रहा है कि यहाँ पर मेरा और A और B हम दोनों का क्या था, contract था. But what is B saying? He is denying. वो deny कर रहा है, मतलब that there is no contract. So there was no contract. So whenever any party declares that there was no contract, it would mean simply that he never entered into a contract with the opposite party. Simple सी बात है, उसको कभी उस contract में आए नहीं. It doesn't imply कि that agreement void है या contract voidable है या जो conditions थी वो नहीं हुई. ये चीज़ें मायने नहीं रखती. Denial का मतलब है कि आप दूसरे पर्सन के साथ कभी किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी सिग्नेचर में एंटर हुए ही नहीं. देन ही आपको क्या होगा, इफ एनी पार्टी वांटेड टू से सो, अगर वो ये कह रहे हैं कि देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट या ही इज डिनाइंग, देन ही शुड हैव मेड अ स्पेसिफिक प्लीडिंग इन दैट रिगार्ड. एक स्पेशल प्रीसीडिंग बनानी पड़ेगी, स्पेसिफिक प्लीडिंग होगी वो, सॉरी प्लीडिंग, जिसमें वो डिनाइल की बात करेंगे कि देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, राइट. सो ऑर्डर 6 रूल 8 स्पेशली डिनाइल की बात करते हैं व्हेन यू आर सेइंग कि लिटरली देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड द अदर पार्टी एंड देन आई एम डिनाइंग इट. और उस डिनाइल के लिए यू हैव टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक प्रोसीडिंग प्लीडिंग. नाउ कम टू ऑर्डर 6 रूल 9. रूल 9 क्या बोलता है? इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी स्टेटेड. जो आप डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच करते हैं, देते हैं, उनका क्या इफेक्ट होगा. सो डॉक्यूमेंट शुड ओनली बी मेंशन बट द डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स नीड नॉट टू बी स्पेसिफाइड इन द प्रोसीडिंग्स. जस्ट आपको उनके नेम बताने हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन कौन से हैं, ठीक है, या आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं, राइट. डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज डिटेल तो डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी गिवन होगी, वो रीड हो जाएगी. अगर आप स्पेसिफिकली कुछ मेंशन करना चाहते हो या कोर्ट, इफ कोर्ट इज आस्किंग यू समथिंग, तब आप उसको एक स्पेशल मेंशन के तौर पे दिखा सकते हो. अदरवाइज यू जस्ट हैव टू मेंशन व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स यू आर अटैचिंग, नीड नॉट टू गिव एनी डिटेल अबाउट दैम. कमिंग टू रूल 10, ऑर्डर 6 रूल 10 says malice or knowledge, etc. So suppose कीजिए there is a suit for damages for tort of malicious prosecution.
ठीक है, एक सूट डाला गया है जिसमें आप डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं फॉर द टोट, लाइक ए फाइल्स द सूट अगेंस्ट बी, क्या करते हैं ए बी के अगेंस्ट फॉर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन या क्लेमिंग डैमेजेस फॉर द मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। ए क्या कंटेंट करते हैं कि बी ने कोई बी हैड मेलिशियसली प्रोसिक्यूटेड मी सो ही विल यूज द वर्ड मैलिस, ठीक है, बी ने उनके खिलाफ एक मेलिशियस प्रोसिक्यूशन किया था और अब मैं उसके खिलाफ एक डैमेजेस क्लेम कर रहा हूँ। क्या था केस में, बी ने मैलिशियसली प्रोसिक्यूट किया था प्लेंटिफ के खिलाफ। नाउ हाउ कैन द मैलिस इन्फर्ड दैट इट इज द मैटर ऑफ एविडेंस एंड दैट डिटेल एज to this is how malice can be inferred from this conduct, that detail of that is need not to be mentioned। आपको डिटेल देने की जरूरत नहीं है, you just have to say that was a malicious prosecution। Facts like malice, good faith, intention, etc., which affect the legal rights of the parties should be specified in the pleading। सिर्फ आप वर्ड्स ये दे सकते हैं, आप इनके बारे में डिटेल में बता नहीं सकते कि आपका गुड फेथ कैसे है या वो मेलिस कैसे है, आपकी इंटेंशन कैसे बनी। ओके, facts from which state of mind can be inferred are evidentiary facts and therefore they need not to be specified, you just have to give the name of them। ये सिर्फ ये लिखने की जरूरत है, इनकी डिटेल्स नहीं देनी है आपने। ओके, देन कम्स योर ऑर्डर 6 रूल 11। रूल 11 क्या कहता है, एग्जाम्पल से समझिएगा। सपोज इफ ए फाइल्स द सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट और अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, ए किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या कोई पब्लिक सर्वेंट है उनके अगेंस्ट सूट फाइल करता है इन हिज कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफिशियल कैपेसिटी हो सकता है। तो यहाँ पर सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी रिक्वायर्स, सीपीसी का सेक्शन 80 क्या मेंशन करते हैं, देखिए सेक्शन में आपको साथ साथ बता रही हूँ। ये क्या बोलता है, दैट 2 months notice shall be served to the concerned person, that the notice under section 80 has been served to the defendant, there is no need to write the details of the notice, that is the matter of evidence only। आपको सिर्फ क्या बताना होगा, सबसे पहले तो अंडर सेक्शन 80 अगर आप कभी भी किसी गवर्नमेंट या पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट प्रोसिक्यूट या प्लीडिंग देना चाहते हैं, सूट फाइल करना चाहते हैं, तो आपको उनको प्रायर 2 months नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस किस चीज का, दैट आई एम फाइलिंग दिस एंड दिस कंप्लेंट अगेंस्ट यू एंड दिस कंप्लेंट इज टू बी फाइल्ड, सो दैट आपको एक प्रायर नोटिस मिल जाएगा गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्वेंट को। बट जब आप प्लेंट में मेंशन करेंगे, तो जो आप कोर्ट में दे रहे हैं, तो आपको जस्ट ये मेंशन करना है दैट आई हैव गिवन देम नोटिस 2 months प्रायर इन प्रायर, ठीक है, मैंने उनको एक नोटिस दे दिया था ऑलरेडी। आपको नोटिस की डिटेल्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सो एनी एविडेंशियरी फैक्ट नीड नॉट टू बी राइट इन द प्लीडिंग्स एंड राइट नोटिस हैज बीन सर्व्ड, यू जस्ट हैव टू राइट दैट नोटिस हैज बीन सर्व्ड। ऐसे आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे, नोटिस हैज बीन सर्व्ड। ऑल राइट, सो जस्ट ये लिखना है दैट यू विल राइट, but notice, detail of notice, these are need not to be right। Okay, then comes order 6 rule 13। रूल 13 क्या बात करता है, दैट सपोज कीजिए सन क्लेम्स द सूट अगेंस्ट हिज फादर क्लेमिंग एंड डेक्लेरेशन ऑफ लेजिटिमेट पेटर्निटी, ठीक है, वो पेटर्निटी के लिए सूट फाइल किया है, दैट इज सन एंड फादर। ये दो केस हैं, सन ने फाइल किया है, हिज फाइल द सूट अगेंस्ट फादर क्लेमिंग अ डेक्लेरेशन ऑफ लेजिटिमेट पेटर्निटी, वो डिक्लेयर करें एज अ लेजिटिमेट फादर उनके हैं। सो सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, यहाँ पर आपने पढ़ा हो, मैं करवा चुकी हूँ, 112 of Indian Evidence Act clearly raises a conclusive proof that if the conditions are fulfilled, that father in his plaint write about section 112 that the paternity shall be presumed in my favor conclusively, that is the matter of presumption, and he will not talk about that is a pleading that has to be talked about at the stage of the trial। जस्ट यहाँ पर उनको ये मेंशन करना है आई एम नॉट द फादर, और ये मेंशन करना होगा कि आई एम हिज लीगल फादर, सिंपल ये। फर्दर उनका प्रूफ एज अ फादर और नॉट पेटर्निटी जो प्रूफ होगा वो ट्रायल में होगा। Okay, he will talk about only facts like I was born to my mother on so and so,
on date this in that time that a lawful marriage was there between my father and mother was there, so hence I shall declare to be a legitimate child. ऐसे ये चीजें मेंशन कर सकता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी थी, उस डेट को मदर एंड फादर लीगली मैरिड थे, दे वर लॉफुली मैरिड एंड दैट मैरिज वाज कंटिन्यूइंग। ठीक है, तो वो ये बात भी लिख सकते हैं दैट दे शैल डिक्लेयर मी एज देयर लेजिटिमेट चाइल्ड, बट ही विल नॉट राइट दैट इट इज प्रिज्यूम्ड इन माय फेवर। ठीक है, वो अंडर सेक्शन 112 में वो सब बातें मेंशन नहीं करेंगे, दैट इज द मैटर ऑफ एविडेंस एंड इट इज टू बी प्रूव्ड एट द स्टेज ऑफ द ट्रायल। So any rule of presumption you don't need to write, or any shift of burden of proof you don't need to write in your pleading unless the opposite party denies it। ठीक है, आपको जब तक अदर पार्टी डिनाई नहीं कर देती तब तक आप ये सब बातें नहीं मेंशन करेंगे। ठीक है, अभी जस्ट आप क्या लिखोगे दैट आई एम द लेजिटिमेट सन ऑफ एफ। अगर एफ ये डिनाई कर दे नो ही इज नॉट लेजिटिमेट सन, देन नेक्स्ट स्टेप होगा सन का कि वो अपनी डेट ऑफ बर्थ, उनकी लॉफुल मैरिज को उनकी कॉन्टिन्यूइंग मैरिज का प्रूफ दे। राइट, नाउ कमिंग टू ऑर्डर 6 रूल 14। रूल 14 क्या बात करता है, इफ प्लीडिंग्स टू बी साइंड, जो भी प्लीडिंग्स होंगी वो साइन होंगी, सिग्नेचर होंगे। दैट इज if the party has not signed the pleading at the time of filing it, then it is not a material irregularity and it will not defeat the suit। suit को defeat नहीं करेंगी, rather pleading can be signed later on also, but always try to keep in your mind कि जब भी आप pleading file करो उससे पहले parties ने उस पर sign कर दिए हों accordingly। okay, then your next is order 6 rule 14A। ये अमेंडमेंट रिसेंट है, इसमें क्या था, एड्रेस फॉर द सर्विस ऑफ नोटिस, जो आप नोटिस दे चुके हैं उसका एड्रेस मेंशन करना है। फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिव सर्विसेज ऑफ नोटिस अपॉन द पार्टीज हैव टू फाइल देयर रजिस्टर्ड एड्रेस इन द कोर्ट। आपको अपना एड्रेस रजिस्टर्ड एड्रेस देना होगा। रजिस्टर्ड एड्रेस कैन बी एनी एड्रेस वेयर द पार्टी कंसर्न कैन इफेक्टिवली रिसीव द नोटिस, जहाँ से उनको मिल जाए इजीली। वंस रजिस्टर्ड एड्रेस जो आपने फाइल कर दिया है, देर आफ्टर जो भी कोई नोटिस होगा इट हैज़ बीन डिलीवर्ड एट दैट रजिस्टर्ड एड्रेस पर ही नोटिस आएगा, देन इट शैल बी डीम्ड दैट नोटिस हैज़ बीन सर्व्ड। अगर जो आपने रजिस्टर्ड एड्रेस कोर्ट में दिया है और उस रजिस्टर्ड एड्रेस पर नोटिस डिलीवर हो गया है, तो ये माना जाएगा कि वो आपको पर्सनली भी डिलीवर हो चुका है। इट विल बी प्रिज्यूम्ड लाइक दैट। okay, it shall be deemed कि notice has been served। it is the duty of the party to file such registered address where he surely get or receive the notice। okay, then coming to last order 6 rule 16। rule 16 बात करता है striking out pleadings। striking out pleadings में क्या था, order 6 rule 16 is the case of compulsive amendment of pleadings where court strikes out the pleadings without the consent of the parties। parties की consent के बिना अगर कोई भी चीज strike की गई है then it's an amendment। ठीक है, हम जब रूल 17 पढ़ेंगे, देखिए रूल 17 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट वी आर गोइंग टू डू इन नेक्स्ट सेशन। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पे योर अटेंशन एंड स्टे ट्यून फॉर दैट। सो ऑर्डर 17 जो हम पढ़ने वाले हैं, इट इज द केस ऑफ वॉलेंटरीली अमेंडमेंट। आप वॉलेंट्री कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं ऑफ प्लीडिंग वेयर द पार्टी ऑन हिज ओन अमेंड्स हिज प्लीडिंग। ठीक है, यहाँ पर एक वॉलेंट्री अमेंडमेंट होती है, बट दिस 16 में क्या होता है, only striking out of pleading is done, whereas in 17 it may be striking out, कोई एडिशन हो सकती है, कोई सब्सटीट्यूशन हो सकता है, ये है यहाँ पर स्ट्राइक आउट होती है और वो भी सिर्फ कोर्ट की ही मर्जी से। यहाँ पर इट्स वॉलेंटरी, यू वांट टू ऐड और यू डोंट वांट टू, राइट। so these are the basic rules of pleadings under order 16 right now in till we have completed rule 16। in next one rule 17 we are going to discuss very very important topic, so stay tuned for that. Till then, have a good day. Thank you.